हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। हमने स्टूडेंट अपने पिछले वीडियो में वेक्टर को स्टार्ट किया और डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हमने वहां पे जाना कि स्केलर और वेक्टर ये क्या होते हैं। वेक्टर के बारे में जो इंट्रोडक्शन था छोटा सा, वो आपको पिछले वीडियो में मिल गया। कि अगर हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर के पास स्टूडेंट मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ इसके पास क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्शन भी होता है। इसके पास डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है किसके पास, वेक्टर के पास। ये हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि आखिर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आइए समझते हैं। अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो मान लिया जाए, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये कुछ इस प्रकार से एक्सिस है। ठीक है, हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। वेक्टर को स्टूडेंट हमेशा आपको याद रखना है कि एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस प्रकार से। हम मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, और वेक्टर को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो अगर आप लिख करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप लिखते हैं वेक्टर का नेम। जैसे अगर मैं बोलना चाहता हूं कि ये ए वेक्टर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा वेक्टर का नेम ए, और उसके ऊपर आप इस प्रकार से एक एरो बनाते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये वेक्टर है। हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कैलकुलेशन में, जैसे हम जब कैलकुलेशन करेंगे ना, मैं जब आपको आगे फोर्स पढ़ाऊंगा, और इवन वेक्टर में भी हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे, तो वहां पे स्टूडेंट हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी हम किसी वेक्टर को लिख रहे हैं तो उसके नेम के ऊपर इस प्रकार से एरो लगा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक वेक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। ये एरो लगाने का केवल और केवल एक ही मुद्दा है कि ये समझाना, जो देख रहा है, जैसे मैंने कैलकुलेशन कर लिया और कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसको कोई व्यक्ति देख रहा है, तो वो कैसे समझेगा कि ये वेक्टर है, ये डायरेक्शन भी बता रहा है, इसके पास डायरेक्शन भी है। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली ए से स्पेसिफाई हो जा रहा है। अगर मैं कहीं x लिख दूं, अगर मैं कहीं f लिख दूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेरिएबल है, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। लेकिन अगर मैं बताना चाहता हूं कि इसके पास वैल्यू के साथ साथ, परिमाण के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, तो मुझे इसके ऊपर में इस प्रकार से एरो लगाना होगा। चलिए, एक बात समझ गए। तो मान लिया जाए ये एक वेक्टर है स्टूडेंट, तो एक्स एक्सिस से, या जो भी एक्सिस है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नाउ, अब ये जो वेक्टर है स्टूडेंट, तो ये जो एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है ना, लेट्स से कि ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि थीटा जो है ये स्टूडेंट बता रहा है किसको, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड मैंने नहीं बताया। मैग्नीट्यूड स्टूडेंट किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है, हमेशा याद रखना है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जो वेक्टर आपको दिया गया, उस वेक्टर का जो लेंथ होगा ना, जो एक्चुअल लाइन की लंबाई होगी, वह उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे अगर हम इस ए वेक्टर की बात करें, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं। ठीक है, कि ये है आपका एक वेक्टर ए वेक्टर। तो अगर हम इस ए वेक्टर की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, देखिए मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड होगा ये स्टूडेंट क्या होगा, ये बताएगा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि जो वेक्टर की लंबाई होगी, जो वेक्टर, जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, उस लाइन को की जो एक्चुअल लेंथ होगी ना, वह बताता है मैग्नीट्यूड को। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि लाइन की जो लेंथ है,
पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ मैं लिख दे रहा हूं कि लाइन ऑफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर डिफाइंस मैग्नीट्यूड। तो जो लेंथ है ये क्या बताएगा, ये बताएगा मैग्नीट्यूड को। तो अब देखिए, जो मैंने आपको जैसा बोला था कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया है, इस ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है। कैसे भाई, तो ये जो लाइन का लेंथ है, ये लाइन का लेंथ बता रहा है मैग्नीट्यूड को, और इसमें डायरेक्शन भी है, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, जो थीटा है, जिसे कभी कभी अल्फा भी कहा जाता है, बेसिकली जो भी एंगल है वो बता रहा है डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये होता है सिंपल स्टूडेंट वेक्टर, कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इस प्रकार से हम जब वेक्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इवन आगे जब हम फोर्सेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाएंगे, वहां पे भी स्टूडेंट, चूंकि फोर्स भी क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर है। वेक्टर एक्चुअली एक क्वांटिटी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मतलब कि ये जो है पार्टिकुलरली वेक्टर एक अलग टर्म है, नहीं। वेक्टर एक क्वांटिटी है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर के स्टूडेंट जो भी प्रॉपर्टीज हैं, आगे हम जो भी रूल्स पढ़ेंगे, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, इसको हम अपने आगे आने वाले यूनिट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फ्रिक्शन, इन सभी में यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से आपको समझना है आगे के 2-3 वीडियो को और इस वीडियो को भी। तो फिलहाल ये समझ में आ गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आपका और है कि वेक्टर देखिए दो तरीके से हो सकता है। एक मैंने स्टूडेंट दिखाया है कि ये क्या जा रहा है, ये जा रहा है अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बाहर जा रहा है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्टिंग अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक दूसरा क्या हो सकता है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के तरफ है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिंग टुवार्ड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्टिंग अवे, एक्टिंग अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के दूर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्टिंग अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक वेक्टर ऐसा हो सकता है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के तरफ है, तो उसको बोलेंगे एक्टिंग टुवार्ड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो मैं एक काम करता हूं, इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और नीचे हम लोग इसको लेके चलते हैं, और यहां पे कर लेते हैं एग्जाम्पल 2। ये नोट्स आपको स्टूडेंट मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो एक हम लोग ऐसा वेक्टर बना लेते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से, सही है। तो ये हो गया क्या, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये टुवार्ड्स, एक्टिंग टुवार्ड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो हमारा ए वेक्टर है, ये जो हमारा ए वेक्टर है, ये एक्ट कर रहा है, एक्टिंग टुवार्ड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। और ये बात समझ में, तो ये समझ में आ गया आपको, एक्टिंग अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उससे अवे, उससे दूर जा रहा है वेक्टर हमारा। दूसरा यहां पे मैं एग्जांपल 1 कर दे रहा हूं, एग्जांपल 1, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला कि एक ऐसा वेक्टर हो जो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के टुवार्ड्स, उसके तरफ आए, तो हम बोलेंगे एक्टिंग टुवार्ड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये समझ में आया, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आया कि जहां पे एक्ट कर रहा है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया भाई। अब वेक्टर का जो लेंथ होगा ना, जो सिंपल लाइन का लेंथ होगा, वो बताएगा मैग्नीट्यूड को। वेक्टर जो भी एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा होगा वह बताएगा डायरेक्शन को, ठीक है। अब ये एंगल निकालने के फॉर्मूलाज होते हैं, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है,
इसको हम फोर्स में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी आपको फॉर्मूला नहीं समझना है, आपको भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। जब हम फोर्सेस को स्टार्ट करेंगे तो इसको और ज्यादा डीप में हम लोग समझेंगे, लेकिन फोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक आना जरूरी है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। चलिए, तो ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब ये तो हो गई स्टूडेंट दो एक्सिस वाली बात, एक्स और वाई। अगर तीन एक्सिस हो, मतलब अगर मान लिया जाए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक्सिस, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, क्योंकि फिर काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर मान लिया जाए हम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की बात करें कुछ इस प्रकार से, मान लिया जाए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई और जेड। अब देखिए, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि कभी कभी जो वेक्टर होता है ना, वो स्टूडेंट क्या होता है, इनवर्ड या आउटवर्ड आता है, ठीक है। जैसे देखिए, हमें पता है कि हम जिस प्लेन पे पढ़ रहे हैं, हम जिस कागज पे पढ़ रहे हैं, या हम जो भी हमारे पास चीजें हैं वो टू डायमेंशनल में, जैसे हम अगर पेपर पे भी वेक्टर बना रहे हैं, या इवन आप फोन पे देख रहे हैं, तो ये टू डायमेंशन है। हम अगर इसमें थ्री डायमेंशन को दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, जो कि हम अज्यूम करते हैं, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये थ्री डायमेंशन है। लेकिन ये जो जेड एक्सिस है, आप देख रहे हैं, या तो ये क्या है, इनवर्ड है, या तो आउटवर्ड है। जैसे अभी मैं आउटवर्ड दिखा रहा हूं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जब आप वेक्टर स्टूडेंट पढ़िएगा तो कहीं कहीं पे आपको डायग्राम इस प्रकार से दिया जाएगा। देखिए, कहीं कहीं पे जैसे मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। मान लिया जाए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और इसको थोड़ा मैं उल्टा कर दे रहा हूं, उल्टा नहीं, थोड़ा घुमा लेते हैं थोड़ा सा, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। सही है, परपेंडिकुलर है, हाँ। ये मान लिया जाए आपका एक्स वाई जो भी एक वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है। अगर मान लिया जाए मैं तीसरा वेक्टर को दिखा रहा हूं और वो मान लिया जाए इनवर्ड या आउटवर्ड आ रहा है, तो उसको मैं कैसे दिखाता हूं। तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया कि एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंपल सी बात, एरो कैसा होता है सर, तो अगर हम बात करें एक सिंपल से एरो की, एरो का मतलब तीर, एरो का मतलब तीर। तो तीर कैसा होता है भाई, तीर देखे हैं कभी, बिल्कुल देखे होंगे, कुछ इस प्रकार का होता है, आगे में ऐसे नुकीला बना हुआ होता है ना, और पीछे में कुछ इस प्रकार का होता है या नहीं होता है, कुछ इस प्रकार का तीर होता है ना। बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी पता चल रहा है तीर इस प्रकार का होता है। तो अगर मान लिया जाए कोई उड़ता हुआ तीर आपके पास आ रहा है, मतलब अगर कोई तीर आपकी ओर आ रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको उसका नोक दिखेगा, मतलब आपको यहाँ पे ये एक पॉइंट दिखेगा, पॉइंट की तरह, ठीक है। अगर कोई तीर आपके तरफ नहीं आ रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो अगर आपसे दूर जा रहा है तब आपको स्टूडेंट ये वाला जो दिख रहा है, ये क्रॉस, ये दिखेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट यहां वेक्टर में भी। मतलब अगर आपकी ओर आ रहा है, आपकी ओर आने का मतलब अगर इनवर्ड जा रहा है, ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए इनवर्ड जा रहा है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये बताएगा किसको, इनवर्ड, अगर इनवर्ड जा रहा है। और अगर मान लिया जाए कि आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, आपसे दूर जा रहा है, तो आपसे जब दूर जाएगा तो आपको उसको पीछे वाला दिखेगा, तो पीछे वाला मतलब ये क्रॉस दिखेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटवर्ड। ये हमेशा याद रखना है। तो अगर मान लिया जाए आपको एग्जाम में, या इवन मैं इसके क्वेश्चंस आपको आगे सॉल्व कराऊंगा, तो वहां पे तो कंफ्यूजन क्लियर होगा ही, लेकिन अभी बेसिक में आप जान लीजिए कि अगर मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से, और यहां पे अगर ऐसे बीच में एक डॉट दिया हुआ है, हल्का डीप रहेगा ऑब्वियसली ताकि आपको पता लग सके, तो हम यहां पे बोलेंगे क्या, कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर है जो कि क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहां पे एक वेक्टर है जो कि हमारी तरफ आ रहा है। तो हमारी तरफ आ रहा है मतलब, अच्छा ये मैंने शायद उल्टा लिख दिया है,
हमारी तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आउटवर्ड ना, बाहर से अंदर आ रहा है। तो इसको मैं सही कर लेता हूं, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारी तरफ आ रहा है। तो सीधी सी बात है, देखिए मैं आपको ऐसे समझा रहा था ना, इसीलिए मैंने लिख दिया। आपकी तरफ कोई तीर ऐसे आ रहा है तो आपको इसका नोक दिखेगा, मतलब अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब हो गया आउटवर्ड। और अगर मान लिया जाए, मैं इसी को कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, और नीचे कर लेते हैं कंट्रोल वी। और अगर मान लिया जाए तो हटाते हैं, ओहो, हम्म, अगर मान लिया जाए स्टूडेंट कि यहां पे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, यहां पे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, मैं डीप कर दे रहा हूं, आपको दिख रहा है, तब हम बोलेंगे स्टूडेंट कि कोई एक ऐसा वेक्टर है जो कि अंदर की ओर जा रहा है ना। जब अंदर की ओर जाएगा, जैसे ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, तो आपको इसको पीछे वाला दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, इसका पीछे वाला दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है भाई, ये अंदर की ओर जा रहा है, मतलब ये इनवर्ड, ये इनवर्ड। तो हम इसको बोलेंगे क्या, कि ये है भाई इनवर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको आउटवर्ड और इनवर्ड समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है स्टूडेंट। इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, इनवर्ड का मतलब हुआ कि ये अंदर जा रहा है। अब सीधी सी बात है कि जब अंदर की ओर जा रहा है, ये अगर प्लेन है और अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका पीछे वाला हिस्सा दिखेगा। और आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, कि बाहर आ रहा है, जब बाहर की ओर आ रहा है तो आगे वाला पॉइंट दिखेगा। तो आउटवर्ड और इनवर्ड आपको क्लियर हो गया। तो ये स्टूडेंट आपका वेक्टर था, किस प्रकार से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, एक और बात देखिए, अगर हमको पूरे के पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब अगर मान लिया जाए मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं, या अगर मैं कुछ वैल्यूज को लिख रहा हूं, अगर मुझे पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तब मैं लिखता हूं वेक्टर का नेम और उसके ऊपर एरो का साइन। तो देखिए, मान लिया जाए ये ए वेक्टर है, तो अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए। लेकिन अगर मान लिया जाए मुझे इस ए वेक्टर के केवल मैग्नीट्यूड को लिखना है, तो केवल मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, आप लिखिएगा वेक्टर ए, और इस प्रकार से दोनों तरफ ऐसा लगाइएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब हो गया ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर आपको किसी वेक्टर के केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, तब आप इस प्रकार से लिखेंगे उस वेक्टर का नेम, और उसके दोनों तरफ क्या लगा दीजिएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से। आप इसको सील तो नहीं बोलेंगे, ये एक तरह से साइन है। अगर हम ऐसा लगा देते हैं, इसका मतलब हुआ कि यहां पे केवल इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया जाएगा, यहां पे डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पे अगर डायरेक्टली ए और उसके ऊपर एरो लिखेंगे, तो यहां पे मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर किया जाएगा, साथ में डायरेक्शन को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर बेसिकली होता क्या है। एक क्वांटिटी है, ये तो पिछले वीडियो में हमने जाना ही था। इसके पास दो चीजें होती हैं, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा इसके पास डायरेक्शन होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, तो वेक्टर का नेम और उसके ऊपर एरो सिंबल। अगर हमें केवल मैग्नीट्यूड को बताना है, तो हम उसके दोनों तरफ इस प्रकार से सिंबल लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट डायग्रामेटिकली समझाया कि अगर मान लिया जाए कोई अगर मेरा वेक्टर है, तो इस प्रकार से वो होगा। जो उसका एक्चुअल लेंथ होता है वह बताता है मैग्नीट्यूड को, और जो एक्सिस से एंगल बनाता है थीटा, वह थीटा बताता है डायरेक्शन को। अब हम जब फोर्सेस को स्टार्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड और थीटा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों के क्या अलग अलग फॉर्मूले हैं, उसको डिराइव करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब स्टूडेंट ये जो नोट्स है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वेक्टर के अलग अलग टाइप्स, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग देखेंगे फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, स्लाइड वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर हैं, है ना, जीरो वेक्टर। तो आखिर ये क्या होते हैं,
ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।